फिर 30% इनकम टैक्स वो इस पर देंगे पेनल्टी यानी अर्थदंड के रूप में, और फिर उन्हें प्रोसिक्यूशन से या कोर्ट में जाने से इम्यूनिटी मिल जाएगी। कैटेगरी बी के लिए जो हमारी परिसंपत्तियां हैं उसमें 5 करोड़ रुपए तक हम छूट देते हैं। पेनल्टी यानी अर्थदंड या कोर्ट में उनके खिलाफ जाने के संबंध में 1 लाख रुपए की फीस देने पर इसे बचाया जा सकेगा। और अगर बहुत सी प्रक्रियाएं हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आड़े आती हैं तो हम जो भी मूल्यांकन है या अर्थदंड के संबंध में जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें दोनों को अगर हम चलाना चाहेंगे तो उसमें लायबिलिटी हमारे करदाता पर नहीं होगी, और एक पहली एपिलेट अथॉरिटी के जरिए अगर वो पहुंचता है और अपील प्रोसेस में पहुंचता है तो उस पर कोई जिम्मेदारी हम निर्धारित नहीं करेंगे। पहले से भुगतान किए गई पैसे की जो क्वांटम है, जो प्रमात्रा है, वो केवल डिमांड पर प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा मुकदमेबाजी को कम करने के लिए हम जो हमारे करदाता हैं उन्हें से ये निवेदन करते हैं कि वो अपने रिटर्न्स को अपडेट करें, उन्हें अद्यतन करें। अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमेबाजी की भी गई है तो 10% टैक्स रेट के आधार पर जो कुछ भी टैक्स उन पर लागू होता था उसके ऊपर वो 10% दे सकेंगे, और इसी तरह से वो अपनी प्रोसीडिंग्स में अपडेटेड रिटर्न के रूप में ये 10% रुपया दर्ज करेंगे। पेनल्टी या मुकदमेबाजी से बचने के लिए या कम पैसा दिखाए जाने के संबंध में मैं ऐसे लोगों को जो गलत रिपोर्ट अपने टैक्स में देते हैं एक स्कीम यहाँ ला रही हूँ। वो 100% टैक्स का अमाउंट देंगे और साथ में एडिशनल इनकम टैक्स, अतिरिक्त इनकम टैक्स जो वो देंगे, और साथ ही साथ जो ब्याज दर होगा उसको भी वो इसमें शामिल करेंगे। अगर उनके अकाउंट्स की लेखा परीक्षा नहीं होती है या ट्रांसफर प्राइसिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट नहीं होती है या गलत सूचना फाइनेंशियल वित्तीय कारोबार के लिए दी जाती है, उसकी पेनल्टी को हम फी के रूप में बदल देंगे। I propose to rationalize prosecution framework under income मैं इस मुकदमेबाजी के फ्रेमवर्क को रैशनलाइज करने के लिए यहाँ ये बताना चाहूँगी कि अगर कोई गंभीर अपराध होता है तो उस क्षेत्र में जो किताबें जिनका उत्पादन नहीं हुआ है, जो बनाई नहीं गई हैं, जहां पेमेंट दिया जाना था, जिस पैसे को हम रोकड़ राशि में देते हैं उसे हमने अपराध से दूर कर दिया है, उसे हमने फाइन यानी अर्थदंड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसके अलावा जो कुछ भी अपराध हैं अगर वो बहुत ज़्यादा होंगे या जितने भी अपराध होंगे उसमें हम देखेंगे कि उनको कारावास 2 वर्ष तक दिया जा सके, और शायद उसे भी हम निधि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थदंड के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई पेनल्टी नहीं है जो अपनी देश के बाहर इमूवेबल असेट्स को यानी परिसंपत्तियों को, प्रॉपर्टीज को नहीं बताते हैं। उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि वो अगर मुकदमेबाजी में नहीं पड़ना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर 2024 से अगर खुलासा करते, इसको खोलते हैं, इसके बारे में बताते हैं तो उन्हें इससे हटा दिया जाएगा। कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी समितियों के संबंध में बहुत सी ऐसी सहकारी समितियां हैं जो दूध, सब्जियां और इस तरीके के उत्पादों में सम्मिलित हैं। उसमें जो उन पर टैक्स लगता है उसमें हम कमी ला रहे हैं, खासकर कैटल फीड यानी भेड़ों के पालन से संबंध में या पशुपालन के संबंध में इसे बाहर करती हूँ, और साथ ही साथ डिविडेंड यानी लाभांश के संबंध में जो आय है उससे कोऑपरेटिव को इनमें शामिल करती हूँ और ये कहती हूँ कि वो इसे अपने सदस्यों में बांट सकें, और 3 वर्ष के लिए जो कुछ भी लाभांश हैं उनको देखते हुए अधिसूचित राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के मिशन के तहत हम 31 जनवरी 2026 तक इन्हें छूट देंगे। ये छूट जो दी जाएगी वो लाभांश के क्षेत्र में दी जाएगी, जिसे बाद में वो अपने सदस्यों को ही वितरित करेंगे। और इसके अलावा जैसे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर हैं, भारत सॉफ्टवेयर के विकास में वैश्विक नेतृत्व में है और आउटसोर्सिंग सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में और